अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसके लिए आज मैं आपके बीच आया हूँ, क्योंकि कोई भी सिस्टम, किसी भी बिजनेस को आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें आपके माइंड में आती हैं। जैसे जब पर्लवाइन हमारे सामने लाया गया तो चार चीजें मेरे माइंड में आई थी। मैं बार बार आप लोगों को कहना चाहता हूँ, पर्लवाइन छोड़ दो, कोई और भी सिस्टम हो तो ये चार चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहला, सबसे पहला चीज कि लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, लॉन्जेविटी है कि नहीं, ड्यूरेबल सिस्टम है कि नहीं। दूसरी चीज कि क्या सिर्फ जोड़ने के लिए सिस्टम आया है, चेन बनाने का काम है, या इसके अलावा भी इसका कोई विजन है। मतलब सिर्फ आदमी जोड़ना ही तो नहीं है, कुछ और भी काम है कि नहीं है, क्या इसका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है। तीसरी बड़ी चीज, क्या ये पैसे इकट्ठे कर रही है, क्या इसमें पैसा बहुत सारा जमा हो रहा है। अभी आरपी राजेश सर ने अपने शुरुआती बात में कहा था कि ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी जो है या कोई सिस्टम जो है वो सिर्फ पैसा घुमा रही है या इसके पास और भी कुछ है। ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। और उसके बाद चौथी बात मैंने आपको बताई, और एक लास्ट बात है कि ये लीगल है या इलीगल। ये पांच चीजें मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जब मैं सिस्टम में आया, कहते हैं कि जब आदमी कम पढ़ा लिखा होता है तो उसको कम दिक्कतें होती हैं, जब आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है तो चूंकि ज्ञान नॉलेज होता है ना, दिमाग आदमी के पास ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा ही दिमाग लगाता है। कई लोगों को आप ज्वाइन करवाने जाएंगे वो बिना दिमाग लगाए ज्वाइन करेंगे, और जिस जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो बहुत खतरनाक आदमी होता है, वो पूरा दिमाग लगाता है। और ये सिस्टम तो ऐसा है कि आप किसी को ये सिस्टम बताएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड का दिमाग लगाता है। तो मैं कौन सा अजूबा था, मैंने भी पूरे ब्रह्मांड का दिमाग लगाया। मैंने गुरु जी से कहा तो भैया ये एक महीना तो खैर नहीं चलेगी, लग रहा है 15 से 20 दिन में लपेट के निकल जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, कुछ भी प्रिजम्पशन करने से पहले, कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, उसको समझो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पांच चीजें तो मेरा एक किसी भी सिस्टम को जज करने का ये पांच चीज है जो मैंने आपको बताया। तो पहला था, क्या ये टिकेगी या भाग जाएगी। तो टिकेगी तो मतलब इसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, लॉन्जेविटी क्या है, कब तक इसका कह सकते हैं इसका डोमेन कब तक वैलिड है। तो मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आप भी जानते होंगे कई सारे सर्च इंजन हैं जहां से आप इसके डोमेन की वैलिडिटी पता कर सकते हैं। जैसे hypestate.com है, qtstate.com है, आईपी एड्रेस के बारे में ipinfo.com है, ipsnoop.com है, दुनिया भर की चीजें हैं। alexa.com से रैंकिंग आप पता कर सकते हैं, scamadvisor.com से आप इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं कि इसमें कोई स्कैम का बू तो नहीं आ रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो हमने भी पता किया, सामान्य आदमी की तरह नहीं, विशेष आदमी की तरह इस सिस्टम में घुस के। एक चीज पहले समझ में आई कि 2029 तक इसकी डोमेन की वैलिडिटी है। और बड़ी चीज थी कि क्लाउडफ्लेयर से आप जानते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन डोमेन लीज बेस ने ले रखा है। तो मुझे थोड़ा लगा कि चलो सिस्टम चलेगी। जब गूगल और फेसबुक 2028 में निकल लेंगे तो हम तो कम से कम उसके बाद तक रहेंगे, तो पक्का हो गया कि टिकेगी। टिकने की बात और भी कई सारी चीजें हैं जिससे ये समझ में आया कि टिकेगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, नॉर्मली ये हो सकता था स्लिप हो जाता। दोस्तों, टिकना नहीं होता तो जो मिंट की कीमत थी, जब 192 डीपी हो गई थी और सिस्टम ने इतना सारा मिंट में लोगों का पैसा अपने पास रखा था, तो तभी निकल लेती ना। 192 डीपी का एक मिंट होता था और लोगों के लाखों नहीं करोड़ों रुपए के मिंट वर्ल्ड सिस्टम के पास थे, तो निकल लेता। आखिर जरूरत क्या थी कि मिंट को रिसेट करके और सभी लोगों को मिंट का पैसा देके कि बाबूजी आओ पैसा ले जाओ। तो ये सिस्टम ने एक बार दिखाया कि ये नहीं निकलेगी। उसके बाद दोबारा भी जब सिस्टम अपने अपडेशन में गया, कई लोग जानते हैं 4 बार 5 बार अपडेशन हो चुका है, विनोद मिश्रा सर को या चहल साहब को आपने सुना होगा तो बताते हैं। तो अपडेशन में भी ये बंद रही, तब भी नहीं निकली। उसके अलावा एक तो मेरी आंखों के सामने हुआ कि लोगों को हाथ जोड़ के विनती किया गया कि भैया आओ अपना मिंट ले जाओ। तो वो सिस्टम कैसा सिस्टम हो सकता है जो कि आपको कहता है कि आप आओ अपना पैसा ले जाओ। ऐसे तो बहुत कम होते हैं, जिसको भागना है वो तो निकल लेगा। तो मुझे लगा कि नहीं, सिस्टम में दम है तो भागने का कहीं कोई चांस नहीं है। उसके बाद मैंने आपको दूसरी बात बताई कि क्या सिर्फ जोड़ने का ही काम है या कुछ और भी काम है। तो अगर आप पर्लवाइन ब्रिज में जाएंगे, पर्लवाइन टॉक्स में जाएंगे, और थाईलैंड सेमिनार जो हुआ था 2019 में, मैं जो भी लोग थाईलैंड सेमिनार में गए थे और डॉक्टर डेनियल जॉनसन से भी मिले थे वहां पे, मैं उसमें से करीब 15-16 लोगों से मिला हूँ और सबसे मिलके मैंने बात भी की है। तभी तो सिस्टम पे फेथ बढ़ता गया मेरा। जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे, मीटिंग में आएंगे नहीं, तो बैठ के करेंगे क्या। अपने दिमाग में जितना कचरा है उसको गोल 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 घुमाते रहिए और निगेटिव होते रहिए, ये बेकार सिस्टम है। अरे मीटिंग में आओ, अपने आप सारी नेगेटिविटी कचरा सब बाहर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि 2019 में जब थाईलैंड सेमिनार हुआ तो वहां पे पर्लवाइन के विजन के रिगार्डिंग 7 बातें रखी है। आप सब लोग पर्लवाइन बीच में जाके इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताता हूँ।
सबसे पहली बात कि पर्ल वाइन बहुत जल्दी एक ग्लोबल डिजिटल बैंक के रूप में आपको नजर आएगा, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पर्ल वाइन का एक डेबिट कार्ड भी लॉन्च होगा, जिसमें आपको अलग अलग लेवल पे जो आप हैं उसके हिसाब से आपको इसमें कार्ड भी मिलेगा। ये सब पुराने आपने अगर पीडीएफ देखे हो, मुझे याद है नूरुल सर का ही पीडीएफ होता था, उसमें ये सब लिखा रहता था। आज के पीडीएफ में लोग डाल नहीं रहे, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि हम कुछ अच्छा आपको बताएंगे तो आप उसमें से भी क्वेश्चन निकाल के ले आएंगे कि भैया तुमने तो डेबिट कार्ड का लिखा है, आ नहीं रहा, पर्ल वाइन मुर्दाबाद, पर्ल वाइन मुर्दाबाद। तो लोगों का, इसकी वजह से हम लोगों को विजन भी नहीं बता रहे। विजन तो और बहुत सारे हैं, मोबाइल नेटवर्क सिस्टम लाएगा, आपको ई कॉमर्स पोर्टल में ले जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि थाईलैंड सेमिनार के बाद जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो एक एक करके पूरी होती जा रही है। तो जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया, आप मेरे पॉइंट को पकड़ के रखिएगा, नहीं तो स्लिप कर जाइएगा, मेरी बात आपको उस समय समझ में नहीं आएगी। तो जो दूसरा पॉइंट था कि सिर्फ आदमी जोड़ना नहीं है, आदमी जोड़ने के अलावा इसके पास एक विजन है। तो इसका मतलब पर्ल वाइन के पास विजन है। अब मैंने आपको तीसरी बात बताई थी कि पर्ल वाइन में क्या पैसा इकट्ठा होता है। तो हमने, दीपक सर ने जब मुझे प्लान बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि अमिताभ इसमें 85% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेरी आंखें ऐसी खुली रह गई, अरे क्या बात कर रहे हैं। बोले हाँ 85% डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको बताना चाहता हूँ 1994 से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने काफी पैसा दिया भी है और काफी पैसा लूटा भी है। आखिर यही तो वजह है। 2000 में कोई कंपनी आती है और 840 करोड़ का उसका आज टर्नओवर है। नाम जानना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए, नाम भी बता दूंगा, क्योंकि मैं इसको अपनी मीटिंग समझता हूँ। अगर आपको कंपनियों का नाम भी जानना है तो बाकायदा मैं सबका नाम वाम बता के आपको बताऊंगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे घर की मीटिंग है, मैं कहीं बाहर के मंच पे नहीं बोल रहा हूँ। ऑडी और मर्सिडीज है जो उसके डायरेक्ट सेलर हैं, 4% लोगों ने थोड़ा सा कमाया है, 92% लोग झुंझुना बजा रहे हैं, आज भी अपलाइन का चेक दिखा रहे हैं 10-10 साल डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद। जी हाँ माई फ्रेंड, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ लोगों को इस मंच से, किसी में दम है तो मेरी बात को गलत साबित करके दिखाए। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, वो लोग बकायदा स्टेटस पे लिखते हैं 1200 रुपये का चेक इस सप्ताह कमाया मेरे लीडर ने। अरे महाराज, 1200 रुपया तो हम एक सेकंड में कमाते हैं, सप्ताह का वेट कौन कर रहा है। और तो और लेफ्ट और राइट लगाइए, और दोनों जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपका चेक लटका हुआ है, किसके पास है, डायरेक्टर साहब के पास, तभी तो जगवार खरीदाएगा। दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, डायरेक्ट सेलिंग तो हमारी बैकबोन है। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ लीगैलिटी तक पहुंचने से पहले, क्योंकि ये अगर आपकी खोपड़ी में घुसा ना, तो जैसे मेरी खोपड़ी में बातें समझ में आ गई वैसे आपको भी समझ में आएगी। तो तीसरी बात जो दीपक सर ने कही थी कि 85% तो ऐसे ऐसे मिलेगा, मैंने कहा गुरुजी अभी आईडी लगाइए, और उसके बाद गुरुजी ने आईडी लगाई। ऑटो पुल तो मैंने सुना भी नहीं था। तो ये सिस्टम तो ऐसा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही इतना है कि आपको लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, खाली 85% बोलिए और आ जाइए। लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैंने आपको 3 बातें बता दी। एक और कंपनी थी सर, 2002-3 में आती है और आज 810 करोड़ रुपए की वो कंपनी है, करोड़ होना चाहिए। 2002 में कंपनी खुलती है और आज 810 करोड़ है। नीचे वाले कहाँ गए? अरे वो तो आपने कंधों पे तुम्हारा सामान ढो ढो के बेच रहे हैं और खाने वाले तुम हो, तुमने अपने लेवल को काफी बड़ा कर लिया है। डायरेक्ट सेलिंग में निगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है उन सेलर्स का, उन आईबीओस का असफल होना, क्योंकि सब लोग बेच नहीं पाते। और एक बार वो नेगेटिव ऐसा होते हैं कि चैन का नाम सुन के अगर आपने किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा बताया कि इसमें जुड़ने वाला काम है, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आपको उस कुत्ते की लाश भी नजर नहीं आएगी अगले दिन। वो आदमी इतना बड़ा नेगेटिव बन चुका है। बुरा मत मानना मेरे दोस्त, मैं आपको सच कह रहा हूँ, नेगेटिविटी का कारण ही है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, 85% डिस्ट्रीब्यूशन दीपक सर ने कहा, और ऑटो पूल के बारे में पता चला कि ये भी रिटर्न होकर आती है, तो 3 बातें कट गई। चौथी बात थी कि क्या इससे लोगों का भला हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम 20,000 रुपए का सामान लोगों को चिपका रहे हैं कि भैया तू ट्राइपॉड ले ले, 3 आईडी लगा ले, 3 1 2 नीचे और स्लिप स्पिल ओवर होकर तुमको 3900 का चेक मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बेच पाया तो कल को हमको कहेगा कि भैया तुमने 30,000 का सामान ठोक दिया मेरे पे, हम तो बेच नहीं पाए। तो इतना समझ में आया कि अगर पर्ल वाइन सिस्टम में आपने किसी को ऐड कर रखा है तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा और आपके पैर भी छुएगा। यही कारण है कि आज जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो थैंक यू बोलते हैं अपने अपलाइन को, कि आज उनकी वजह से। आपने कभी सागर सुमन का नाम सुना हो? सागर सुमन साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, रोते हैं कि मेरे अपलाइन आशीष त्रिपाठी जी मुझे पेड़ से उल्टा लटका के चप्पल से क्यों नहीं मारे जब मैं काम नहीं कर रहा था। उसकी चीख है सागर सुमन की। रुपेश बर्मन साहब का आप नाम नहीं जानते हो, ऑटो पुल की भरमार है भाई साहब, 5-5 6-6 ऑटो पुल आए हुए हैं। पर आज वो व्यक्ति दुखी है कि काश कि मेरे अपलाइन ने मुझे डंडों से मारा होता। आप भी चाहते हैं कि कल और परसों होके आपको ऐसा महसूस हो? अगर चाहते हैं कि हाँ पछता के ही मानेंगे तो मानिए, पछताइए, फिर आपकी नियति में वही लिखा है। सब पछताएंगे अगर आप अभी नहीं ध्यान देंगे। अब मैं गारंटी से बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना है। मैं ऐसे कितने लीडर से मिल चुका हूँ जिसके पर्ल के 6 किस्त आ चुके हैं।
आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने कोरल के 6 किस्त आए हुए कई लीडर से मुलाकात मेरी हुई है, पर्सनली मिला हूँ। अभी अभी एक बड़े लीडर हैं, उनका क्वार्ज का बहुत बड़ा ऑटो पुल आया है, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि क्वार्ज का चौथा ऑटो पुल कितना बड़ा है वो देख लीजिएगा, 5वां ऑटो पुल कितना बड़ा है वो भी देख लीजिएगा, वो उनको मिला है। तो अगर आप समय रहते अपने लेवल को अचीव कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बड़ी इनकम हो सकती है। तो चौथी बात जो थी कि अगर मैं पर्ल में किसी को जोड़ता हूं तो उसको बेनिफिट होगा। 4 बातें क्लियर हो गई, बची अब 5वीं बात, लीगल है या इलीगल। सबसे बड़ा मसला यही था। और लीगैलिटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपको एक चीज बता दूंगा और आप समझ जाएंगे कि लीगल है, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं होगा भारत में कितने कानून है, भारत में इतने सारे एक्ट हैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि इतना सारा कानून है। जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे समझ में आया हर चीज का एक्ट है। मतलब आपका घर है और बगल वाला जो घर वाला है आपका जो रास्ता रोक रहा है तो उसके लिए कानून है, इजमेंट एक्ट। अगर आपका घर से कोई छत से पेड़ लटक रहा है और दूसरे को से छाया मिल रही है और आपने 10 साल तक वो पेड़ नहीं काटा तो आप काट भी नहीं पाएंगे, क्यों भाई, इजमेंट एक्ट। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। 18 साल से बड़ा आदमी वयस्क होगा, कौन जानता है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1876। अरे मतलब कानून हर चीज के लिए बना है भारत में। तो इसलिए जब लीगलिटी की बात करते हैं तो आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा, तभी आप पर्यावरण को या तो लीगल कह पाएंगे या इलीगल कह पाएंगे। अब कोई भी आदमी आपके पास आता है बोलता है इलीगल है, उसको जरा बुला के पूछो कि तुमने कितना कानून पढ़ा है, कितने एक्ट पढ़े हैं, तुमने किस एक्ट के आधार पर इसको इलीगल का जरा हमको बताओ। हम तो बुर्बक हैं लेकिन तुम तो समझदार हो। अगर कोई आपको कहता है इलीगल है तो उसको कभी मत कहिए कि नहीं नहीं यार इलीगल नहीं है यार लीगल है। उसको बोलो हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ट्रिपल एफ फॉर्मूला आप सब जानते हैं, फील फेल्ट फाउंड। अगले की बात, अगले के ऑब्जेक्शन को कभी भी नहीं काटना। उसने जो कहा वही सही है, उसने कहा पर्लवाइन इलीगल है तो इलीगल है। तब उसको पूछना है भैया तुम कहे तो ठीक रहे हो, हमको भी यही लगता है कि लीगल है, पर जरा एक्ट वैक्ट कुछ कानून बताओ, हमारा भी ज्ञान बढ़ाओ, हमारी मोटी खोपड़ी, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब आपको मैं लीगलिटी पे बात लेके जाऊंगा, क्योंकि लीगलिटी कोई छोटी चीज नहीं है। तो ये लीगल है या इलीगल है इसका पता आपको कैसे चलेगा, यहां से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा देश किससे चलता है। किसको किसको पता है कि हमारा देश किससे चलता है, हैंड रेज करेंगे जरा एक बार। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये पता है कि हमारा देश किससे चलता है। 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, मैं देख रहा हूँ सर। 50 लोगों को पता है। चलिए मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हमारा देश संविधान से चलता है। सबसे बड़ा हमारे भारत देश में कोई अथॉरिटी है तो वो संविधान है। हर चीज से बड़ा संविधान है। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान और कानून के दायरे में रह के ही काम करती है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। भारत में आपको कई तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ। तो भारत में जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है जो आपको बिजनेस के रिगार्डिंग है, वो आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसमें सर, बिल्कुल सर, दे रहे हैं जी। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 19 क्या है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें सेक्शन 1, ये क्लॉज 1 को हटाइए। 91 जी में लिखा हुआ है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम धंधा व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि कोई भी काम धंधा व्यापार बिजनेस ये आपका मौलिक अधिकार है। इस पर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। 32 जो धारा है वो आपको लिखा देती है कि आप कोई हनन करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, रिट्स इसको बोलते हैं। तो ये कि अगर आपको सरकार ने या संविधान ने कह दिया कि आप कर सकते हैं तो आप बैठ के बम बनाने लगे, आप बैठ के किसी आदमी का ऑपरेशन करने लगे, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तब भी आप लगा रहे हैं किसी पे कैंची, नहीं। कहिए कि हमको डॉक्टर बनने का मन है, मैं तो ऑपरेशन करके रहूंगा, बिल्कुल नहीं। संविधान ने इसके लिए 19 का 6 आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि इस सब क्लॉज जी में ऐसा कोई भी चीज जिसमें कि सरकार का या स्टेट का एग्जिस्टिंग लॉ प्रभावित होगा, या स्टेट जो है इस पे कोई ऐसा कानून बना के इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात कि जिसके लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए वो हम आप बिना या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप वही काम कर सकते हैं जो सरकार के कानून के दायरे में है, पहली। दूसरा,
जिसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि आपको भैया उसके लिए आपको डॉक्टरी का सर्टिफिकेट चाहिए। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आखिर इस बिजनेस को कौन सा रूल गाइड करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने जो जो अभी तक इनेक्टमेंट्स पढ़े हैं, जो भी रूल्स पढ़े हैं, गाइडलाइंस पढ़े हैं, पहले वो जान लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 9 सितंबर 2016, चिट फंड एक्ट 1982, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये सब एक्ट को मैंने शुरुआत में पढ़ा था। उसके अलावा 4 मार्च 2020 का जो जस्टिस नारिमन का जजमेंट है वो भी इसके लिए पढ़ा, 180 पेज का जजमेंट है, 3-4 बार उस जजमेंट को मैंने पढ़ा है। उसके अलावा जो इलीगल डिपॉजिट्स एक्ट है 2019 में ये पारित हुआ था, वो भी मैंने पढ़ा इसको पहुंचने से पहले। कई लोग बोलते हैं कि पर्लवाइन पैसा कैसे ले सकता है, पैसा लेने का हक तो आरबीआई या उसके द्वारा ऑथराइज बैंक के पास, उसके लिए फिर आपको वो कानून पर्लवाइन वाला दे के उसको बताना पड़ेगा। तो एक दिन में तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको 3 टॉपिक है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है फेमा के तहत, उसको भी मैंने पढ़ा है। जो फॉरेन एक्सचेंज वाला फेमा एक्ट है उसको भी मैंने इसमें 99 वाला पढ़ा था। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन पेपर था क्राउड फंडिंग का, उसको भी मैंने पढ़ा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो व्हाइट पेपर था क्राउड फंडिंग का, वो भी पढ़ा है। अभी तक मैंने आपको डिटेल कुछ नहीं बताया, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि लीगैलिटी तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है। रास्ता तो जानो यार, जब तक रास्ता नहीं पता है मैं आपको सीधा बताऊं कि ये वाला एक्ट पढ़ लो, आप बता ही नहीं पाएंगे लोगों को। तो जब भी लोग आपसे सवाल करेंगे तो आप लोगों को ये तो बताओ कि तुम्हारी गहराई क्या है, तुम कितने गहरे पानी में हो, तभी तो उसके होश फाकता होंगे कि भैया गलत आदमी से पंगा ले लिया। या तो 2250 निकाल के बटुआ ढीला करो, या साबित करो कि लीगल है। जब भी कोई आदमी आपसे कहे कि इलीगल है, उसको बुलाओ, चाय पिलाओ, बैठो बैठो भैया बैठो, तुम ज्ञान दे रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाओगे तो 2250 का बटुआ ढीला भी करना होगा। अब बात करते हैं, आज का मेरे पास 15 मिनट का और समय है और मैं 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक कवर करूंगा आज। पहला टॉपिक है मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन। दूसरा टॉपिक जो मैं आपको इसमें बता सकता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के आधार पर मैं साबित करूंगा। और तीसरा, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट पे साबित करूंगा। अब जिस पे ज्यादा हैंड रेज होंगे मैं उस पर आपको बता दूंगा 10 मिनट में। मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन पे कितने लोग चाहते हैं कि मैं बोलूं? जल्दी से हैंड रेज कीजिए। एक आपको 10 सेकंड का टाइम है, मैं उसी के आधार पर बताऊंगा जिसकी ज्यादा काउंटिंग हो गई। नूरुल सर या वाजपेयी साहब, आप देखिएगा किसका हैंड रेज कितना है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन पे कितने लोग चाहते हैं कि अभी की क्लास हो आपकी? 10 सेकंड का टाइम था सर। 200 प्लस हो गए हैं 100। 200 प्लस। चलिए हैंड डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्राउड फंडिंग पे जो गाइडलाइन है उसके बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? जल्दी से हैंड रेज कीजिए। जल्दी से कीजिए, टाइम की कमी हो रही है। सर 200 क्रॉस कर गया ये भी। अरे वही लोग दोबारा कर रहे हैं हैंड रेज, मुझे लग रहा है। ये 206 हो गया सर। चलिए हैंड डाउन कीजिए। और जो मैंने लास्ट आपको बताया था कि प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन एक्ट, मतलब ये चिट फंड है कि नहीं है, इसके बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए ठीक है, ओके डन। टिक गया जी सर। मैक्सिमम किस में था सर? मनी रोटेशन पे था पहला ना? था मनी सर्कुलेशन सर, मनी रोटेशन। चलिए ठीक है, डन डन, हैंड डाउन कीजिए। चलिए सबसे पहली बात मनी रोटेशन पे, यहाँ जो 200 लोग बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक बात आज बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये 200 लोग 2 लाख के बराबर हो जाइए। कारण यही है कि आप दूसरों को ये बात जरूर बताइए कि भैया मैं एक मीटिंग में गया था और वहां पे बंदा कागज दिखा दिखा के बता रहा था, तुम तो ऐसे हवा में बात कर रहे हो। मनी रोटेशन भारत के किसी भी कानून में ये शब्द नहीं। टेक माई वर्ड्स, देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड नेम्ड एज मनी रोटेशन इन एनी ऑफ द एक्ट्स इनेक्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? आप कहीं भी ढूंढ लो सर, बहुत सारे कानून ढूंढ के देख लिए, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। मनी रोटेशन एक शेयर मार्केट का वर्ड है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आप अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। मतलब आपने मान लो अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया 1 साल के लिए रखा तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 1,03,000 रुपया आपके पास पहुंचता है।
अगर इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर 6% है, मतलब आपका पैसा रखे रखे 97,000 हो गया, नुकसान हुआ। इसलिए कहा जाता है कि पैसे को आप रोटेट करते रहें, अच्छे अच्छे शेयर्स में लगाते रहें। इन्वेस्टमेंट का जो आपका गति है रुकना नहीं चाहिए, पैसा एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड मनी रोटेशन। और मनी रोटेशन एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है यार, बहुत ही सकारात्मक वर्ड है। मतलब कुछ लोगों ने इस मनी रोटेशन को खराब बना रखा है। मनी रोटेशन इज सच अ नाइस वर्ड। मनी रोटेशन तो होता ही होता है। क्या आपकी बैंकिंग सिस्टम मनी रोटेशन नहीं करती है क्या? करती है सर। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक वाला क्या करता है, उठा के किसी को लोन दे देता है। ये अलग बात है, कुछ लोग भाग जाते हैं, पर लोन दे देता है। वही पैसा जो आपका था, बैंक वालों ने क्या किया, उसको रोटेट कर दिया। फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने क्या किया, जाके बैंक में अप्लाई किया, वो पैसा फिर आपके पास आ गया। मनी रोटेशन इज सच अ पॉजिटिव वर्ड। पीपल हैव मिसयूज दिस वर्ड इन नेगेटिव टर्म। मैंने एक बात आपको ठोक के बोली है, किसी भी कानून में मनी रोटेशन नहीं है। एक्चुअल जो टर्म है वो है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन एक्चुअल टर्म है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मनी सर्कुलेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी परिभाषित किया है। 9 सितंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एक सर्कुलर आया था, उसमें भी इसको परिभाषित किया गया है। उसके अलावा प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 में भी सेक्शन 3 में इसको परिभाषित किया गया है, मतलब 2 क्लॉज सी में परिभाषित किया गया है, सॉरी। और इसके अलावा आपको एक जगह मनी सर्कुलेशन का डेफिनेशन और आपको मिलता है, जो चिट फंड एक्ट में 1982 का बताया। हर जगह परिभाषाएं लगभग एक जैसी है, थोड़ा फर्क है। तो मैं आपको सबसे पहले ये मनी, आज मैं चाहता हूं कि मनी सर्कुलेशन आपके माइंड से बिल्कुल बाहर हो जाए, और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना नरूल सर? जी दिख रहा है सर। गाइडलाइंस 9 सितंबर 2016। सर स्क्रीन तो नहीं आ रही है मेरे पास। नहीं आ रही सर? स्क्रीन नहीं आ रही सर। एक सेकंड, सॉरी, लगता है शेयर दोबारा करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं नरूल सर से पूछ तो रहा था। सर आपका, हाँ अभी आ रहा है सर। ठीक है सर। देखिए, मैंने आपके सामने ही लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट था उसने ये गाइडलाइन लाया था। 9 सितंबर 2016 का है ये गाइडलाइन। और कई जगह मनी सर्कुलेशन को परिभाषित किया गया है, उसमें ये भी एक जगह है। चलिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही 9 सितंबर 2016 की गाइडलाइन है। आप लोग अपने से इसको स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए 1994 से शुरुआत हुई, एमवे, मोदी केयर, दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई, और भारत सरकार की नींद कब टूटी है? 2016 में। इसका मतलब ये समझिए कि कानून बनने का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट भी कानून बनाने से पहले चीजों को देखती है। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 4,000 करोड़ से फालतू का होने लगा, टैक्स जो देते हैं वो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की भी नींद खुली कि अब इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और अल्टीमेटली 9 सितंबर 2016 के दिन ये गाइडलाइन इशू हुआ। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें परिभाषा दी गई है, पिरामिड स्कीम की भी परिभाषा इसमें दी गई है, और इसके अलावा आपको मनी सर्कुलेशन का भी इसमें डेफिनेशन दिया गया है। 12 नंबर में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर में लिखा हुआ है, मनी सर्कुलेशन स्कीम हैज द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर द प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। मतलब ये भी कहते हैं कि भैया जो प्राइस चीट एक्ट है, पीसीएमसी एक्ट में लिखता हूं, पीसीएमसी एक्ट, चलिए मैंने आपके आगे ये प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट आपको ओपन करके दिखाया है, और मैंने कहा था आपको सेक्शन 2 क्लॉज सी में आपको इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। आज इस परिभाषा को हम लोग बड़ा तोड़ तोड़ के एकदम एक एक शब्द को खोल खोल के पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज सी में लिखा है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स मीन्स एनी स्कीम बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक और इजी मनी। मतलब कोई भी ऐसा स्कीम, चाहे वो किसी भी नाम से चल रहा हो, जिसमें क्विक मनी और इजी मनी, आसानी से और तुरंत, शीघ्र आने वाला पैसा और आसानी से आने वाला पैसा दे रहा हो। तो पहला क्लॉज है कि आसानी से और शीघ्र मिलने वाला। कानून को पढ़ने का एक स्टाइल होता है, आपको उसके एसेंशियल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला एसेंशियल इसका है क्विक और इजी मनी। तो पर्लवाइन में मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि क्या पर्लवाइन में पैसा इजीली मिल जाता है? क्या ऑटो पुल का वेट कितना दिन करना पड़ता है आपको? इजी मनी क्या मिलता है? जब आप काम करते हैं तो आपको इजी मनी मिलता है, बैठे बैठे कोई पैसा नहीं मिलता। और इजी मनी नहीं है,
आसानी से नहीं मिल रहा आपको, आपको लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है भैया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को बकायदा लिस्टिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, दुनिया भर के तितंबा है, तब जाके आपको एक आदमी मिलता है। तो ये इजी तो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक लाइन और आगे लिखा है, और फॉर द रिसीट ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल थिंग एज द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस टू पे मनी। मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, कोई भी वैल्यूएबल चीज भी आपको बतौर कंसिडरेशन जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2 में वहां भी है। तो कंसिडरेशन मतलब जैसे ये हुआ कि आप मुझे 10 रुपया देंगे तो मैं आपको ये पेन दे दूंगा, तो मैंने 10 रुपया दिया तो बदले में पेन जो है वो कंसिडरेशन है। तो या तो आपको कोई वैल्यूएबल चीज वो दे देगा, या कोई कीमती सामान दे देगा, या उसका प्रॉमिस भी कर सकता है, फॉर अ प्रॉमिस टू पे मनी, कि आप पैसा देंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको ये महंगी चीज दे दूंगा। पर्ल वाइन में इस तरह का प्रॉमिस कहीं पे है क्या? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? पर्ल वाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑटो पूल है, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर आप पर्ल वाइन सिस्टम में आते हैं तो ऑटो पूल सिस्टम आपको मिलेगा, ऐसा आपसे एक प्रॉमिस सा किया गया है। लेकिन अब आगे एक और क्लॉज है, on any event or contingency relative or applicable to the enrollment of members into the scheme। मतलब ये है कि आप जब तक कि किसी को उस स्कीम में इनरोल नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पुलिस वालों को भी नहीं पता, जरूरी नहीं हर पुलिस वाला कानून पढ़ा हो, इसीलिए बाकायदा वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर होते हैं। यहाँ पे ये बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है टू द इनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स इनटू द स्कीम, जो दूसरा एसेंशियल है, तीसरा, कि मेंबर्स को इनरोल करेंगे तब आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हम पैसा देंगे, मोटी रकम और इजी मनी देंगे, वेदर और नॉट सच मनी, चाहे वो पैसा और थिंग या वो सामान इज derived फ्रॉम द इंटरेस्ट मनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच स्कीम और पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। मतलब चाहे वो पैसा उस स्कीम में मेंबर्स के आने से आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, ठीक से पढ़िएगा, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये काम आएगा, आपको बचा लेगा कई टाइम। वेदर और नॉट सच मनी, ध्यान रखिएगा, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम का चीज है सर। ये देखिए वेदर और नॉट सच मनी, इसको ध्यान दीजिएगा सर। मेरे ख्याल से मैंने जो आपको इन सर्कल करके दिखाया, वेदर और नॉट सच मनी, चाहे वो पैसा मेंबर्स को जोड़ने से आया हो या नहीं आया हो। मतलब ये हुआ कि आप 2000 रुपये लगाइए, आपको पर डे 100 रुपया हम देंगे। तो मैंने आपको मनी सर्कुलेशन स्कीम की जो परिभाषा बताई है वो बताई है प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। उस समय क्या था कि वो चिट फंड का थोड़ा जमाना था और कुछ लोग मनी सर्कुलेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। कई सारे लोग कंपनी खोल के कहीं भी बैठ जाते थे और बस तुम पैसा लेके आओ, मेंबर बनाओ, पैसा तुमको मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पर्ल वाइन ऑटो पूल आपको कैसे देता है। आप लोगों को प्लान में क्या बताया जाता है कि 4 के मैट्रिक्स को फॉलो करता है और 4 का मैट्रिक्स में कहां कहां से आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर पर्ल वाइन में मेंबर्स नहीं आ रहे हैं, नए ज्वाइनिंग नहीं हो रहे हैं, तो ऑटो पूल आपको उसकी स्पीड आपको कितनी जल्दी मिलेगी? लेट मिलेगी, आप और हम दोनों जानते हैं। अगर ये किसी तरह मेरे भाई, तो यहाँ चाहे आदमी ज्वाइन नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नाम लेके बताता हूँ, गोल्ड वाइन आई थी और मैंने राजू इंटरनेशनल का ही प्लान पढ़ा था। उसमें क्या हो रहा था, एक और बताता हूँ, आरएचसी, आपने शायद नाम भी नहीं सुना हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और ये भी ऑटो पूल देती थी। अभी तक भागी नहीं है लेकिन घाटे में चल गई, तो अब ऑटो पूल देना बंद। ये कंपनियों ने क्या कहा था कि आप बस आईडी लगाओ, महीने में एक ऑटो पूल तो पक्का आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ और दुख के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर सिस्टम को समझने के लिए कई बार सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है। कुएं की गहराई जानना हो, कुएं की गहराई जानना हो तो कुएं के अंदर घुसना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी सिस्टम के बारे में बता रहा हूं तो मैंने उस सिस्टम की बहुत सारी मीटिंग्स ज्वाइन की हैं, बहुत सारा चीज पढ़ा है, सुना है, तभी उसके बारे में ठोक के बोल रहा हूँ। लेकिन पर्लवाइन में इस तरह का कोई प्रॉमिस नहीं है मेरे भाई। आप ज्वाइनिंग करेंगे, अकाउंट खोलने की रफ्तार तेज होगी, तब आपको ऑटो पूल की स्पीड भी बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी एंगल से जो मनी सर्कुलेशन के मैंने आपको 4 एसेंशियल बताए, कानून में एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 4 जो मैंने आपको एसेंशियल बताए ना, इसको कहीं कॉपी में तबीयत से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि पर्लवाइन में आप इन चारों एसेंशियल में कोई भी आपके आगे खड़ा नहीं होता है। तो ये कमाल है पर्लवाइन सिस्टम का कि जो लोग इसको आपको कहते हैं ना कि ये वो है, क्या बोलते हैं, प्राइस सर्कुलेशन है, ये मनी सर्कुलेशन है, तो उसको बताइए कि बैठो मेरे भाई, मेरे ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, बैठो। 4 एसेंशियल होते हैं मनी सर्कुलेशन के। पहला इजी और क्विक मनी का, दूसरा प्रॉमिस होना, तीसरा आप मेंबर जोड़ो तभी आपको पैसा मिलेगा, चौथा कि वो पैसा देने का प्रॉमिस वो कंपनी करती है चाहे वो पैसा नए सब्सक्रिप्शन से मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। ये 4 चीजें हैं। अगर आप किसी को मनी सर्कुलेशन साबित करना चाहते हो तो आपको ये 4 चीजों से बाहर आना पड़ेगा, और पर्ल बैंक में इसमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मनी सर्कुलेशन जो इसको बोलते हैं उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपको एक बात, 2 बातें और कहूंगा, उसके बाद मैं मीटिंग सेशन में, चूंकि टाइम हो रहा है,
मैं आपको 2 बातें और कहूंगा। एक तो ये, मैं आपको लीगैलिटी पे रोज आके भाषण दे सकता हूँ, रोज आके आपको आधा घंटा 1 घंटा रोज में बता सकता हूँ, पर क्या अमिताभ सर आपके साथ आपको ज्वाइन करवाने जाएंगे क्या किसी आदमी के पास? भाई मैं आपको बंदूक चलाना सिखा सकता हूँ, लेकिन बंदूक तो आप ही को रखना पड़ेगा। हमारे हाथ में बंदूक है, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे पास पूरा हथियार है, उससे आपको क्या खुशी मिल रही है? अरे आप अपना हथियार बनाओ ना, आप अपने हिसाब से कानून पढ़ो ना, जाके किसी को फोड़ दो ना, जो बकवास करता है उसको सुना दो ना। मजा तो तब है। और तभी ये बात बोलता हूँ कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अगर मैं आज बकवास बक 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 कर रहा हूं तो मेरा मकसद है दोस्तों, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अगर आज आप इस सेशन में हैं तो आप जब बाहर निकले हैं तो ऐसे बारूद बन के निकले कि जो व्यक्ति आपके सामने आए उसको आप बिल्कुल ध्वस्त कर दें। इतना नॉलेज लेके जाइए, जरूर पढ़िएगा। और आपको लगता है कि मैं इतना बोलता हूँ, आपके पीछे मेहनत करता हूँ, इसका कारण यही है कि मैं चाहता हूँ आप लोग भी पढ़ लिख के निपटा लो। और तभी कहता हूँ कि महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो मगर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और आपको एक बात और बताऊंगा दोस्तों कि एक लाइन आपने सुना होगा अल्लामा इकबाल का है कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इतना आसान नहीं है चीजों को समझना, उसके लिए थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी क्या है, अपन लोग पढ़ते तो है नहीं, चले जाते हैं ज्वाइन करवाने, अरे हमको बिजनेस बताया है तुम आके जुड़ जाओ। नहीं, business is all about learning, learning skills, developing your personality, learning new techniques, learning your legal aspects। तभी आप जब किसी के पास जाएंगे तो उसको आप ठोक के बता पाएंगे। और इसके पहले दोस्तों कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूं जो मेरे दिल को बहुत दिल के करीब है। और पर्ल वाइन हम क्यों करते हैं, मेरे ख्याल से आज आप वो समझ भी जाएंगे। दोस्तों ये स्क्रीन आपकी आंखों के सामने है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक बाप ने अपने सर पे एक पोल के माध्यम से अपनी बिटिया को खड़ा करके रखा है। आपको क्या लगता है, इसके बाप को मजा आ रहा है क्या? क्या ये बहुत खुश हो रहा है अपनी बेटी की लाइफ को रिस्क में डाल के? क्या इसको आनंद आ रहा है अपनी छोटी सी बच्ची को, आप देख रहे हैं फूल सी मासूम सी बच्ची है, क्या इसको मजा आ रहा होगा अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा स्टंट रिस्क खेलते हुए? जरा सी गलती हुई और मामला खत्म। दोस्तों बाप और बेटी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है वो भूख, वो हंगर है दोस्तों, जिसकी वजह से बाप ने अपनी बेटी को इतना बड़े रिस्क में डाल रखा है। दोस्तों आपके पास पर्ल वाइन जैसा सिस्टम है, जिसको शेयर करेंगे ना